हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये जो हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा सोशल साइंस हिस्ट्री का सेशन है, जिसमें हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे। उसी का ये अगला पार्ट है, जिसमें हम लोग इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें हम लोगों ने दो स्रोत हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, जिसमें पहला था हमारा पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो ये दो जो स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत जिसको हम भौतिक स्रोत भी कहते हैं, जिसमें हम जो भी चीज उस काल की जानकारियां मिलती है वो भौतिक अवशेष के रूप में हम लोग जो भी चीज देखते हैं, जो खुदाई के तहत हम लोगों को मिलती है, उसके आधार पर हम इतिहास को जानते हैं। ये हमारा पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। तो पुरातात्विक स्रोत मेनली क्या है? वो आपका जो खुदाई में हम लोगों को चीजें मिली है, उनके आधार पे हम उस काल के इतिहास को जानते हैं, जिसमें सिक्का हो गया, आपका पिलर्स हो जाता है, जो भी अभिलेख होता है, उस तरह से हम लोग उस काल के इतिहास को जानते हैं। इसमें एक आता है पांडुलिपि, जिसके बारे में पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा है, पांडुलिपि के बारे में। तो पांडुलिपि और को बहुत सारे इतिहासकार उसको पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत भी मानते हैं, और कुछ इतिहासकार उनको साहित्यिक स्रोत मानते हैं, क्योंकि जो पांडुलिपि होती थी वो इस तरह से एक तार के पत्रों पर लिखी जाती थी। जो भुर्ज नामक पेड़ का जो छाल होता था, उसको सुखा के तैयार किया जाता था और एक पत्ते का शेप दिया जाता था। उस पे लिपि के बहुत सारे लिपि में उस पे लिखे जाते थे। तो ये हमारा कहलाता था पांडुलिपि। तो इसमें ये लिखित है, इसलिए बहुत सारे इतिहासकार इसको साहित्यिक स्रोत भी मानते हैं, और कुछ इतिहासकार का मानना है कि ये पुरातात्विक स्रोत है। तो इस पे कंट्रोवर्सी है। तो इसको हम अभी तक जो मेनली माना गया है वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ही इसको जाना जाता है। अगला जो हम लोग साहित्यिक स्रोत पढ़े हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि जो भी लिखित साक्ष्य मिले हैं उसको साहित्यिक स्रोत माना गया है। वे उस काल के इतिहास के बारे में जानकारी देती है, जिसमें हमारा रामायण है। काव्य ग्रंथ में आपका रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, ये सारे जो है वेद, ये सभी हमारे साहित्यिक स्रोत हैं जो उस काल के इतिहास को बताती है। अगला जो हम लोग देखते हैं वो है हमारा, ये भी साहित्यिक स्रोत ही है। अगला हो जाता है हमारा थर्ड जो है वो इतिहास का विदेशी विदेशी वर्णन आता है। विदेशी के यात्रा वृत्तांत माना जाता है। ये थर्ड हमारा जो स्रोत है वो विदेशी यात्रा वृत्तांत है। तो इसमें हम लोग देखते हैं मेनली कि जो जो विदेशी इंडिया में आए, जिस जिस शासक किस काल में यहाँ पे आए, वो उस काल की जो भी सूचनाएं लिखी हैं, जो भी सूचनाएं वो लिख के जो भी छोड़ के गए हैं इंडिया में, वो हमारे उस काल के जानने के स्रोत हैं। तो इसमें मेनली देखा जाता है क्या, कि बहुत सारे इतिहासकार हैं जो उस काल के क्या कहते हैं, राजकाल में उस काल के राजनीतिक के ऊपर बात की है। तो बहुत सारे इतिहासकार जो हुए हैं वो हमारे पर्यावरण के ऊपर बात की है। तो जो जिस ढंग से हमारे भारत को देखे और उस काल की जो सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक घटनाएं थी, उनको देख के जो वे अपने हिसाब से जो भी लिखे हैं, वे भी एक जानने के स्रोत हैं। तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं समसामयिक ग्रंथ एवं लौकिक साहित्य। तो समसामयिक ग्रंथ में क्या क्या आता है? तो समसामयिक ग्रंथ में हम लोग देखते हैं, चाहे ये लौकिक साहित्य, इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं। जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं वे इसके तहत आते थे, या इतिहासकारों की जीवनियां, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता था समसामयिक ग्रंथ के अंतर्गत। कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं, ये भी हमें इतिहास के जानने के स्रोत हैं, जो कि तमिल ग्रंथ है जिसको संगम साहित्य में संकलित किया गया है। जैसे शिल्पाधिकारम हो गया, मणिमेखले हो गया, कूडल हो गया, ये प्रमुख साहित्यिक संगम साहित्य है।
तो संगम साहित्य बहुत ही बृहत साहित्य है, जो कि दक्षिण भारत के बारे में हमें जानकारियां मिलती है। उस दक्षिण भारत के जितने भी उस टाइम के जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो भी स्थितियां थी, उसमें उसके अंतर्गत लिखा गया था। अगला जो हम लोग देखते हैं वो गल्प साहित्य देखते हैं। गल्प साहित्य एवं लौकिक साहित्य के तहत जो बातचीत परंपराएं होती थी, जिसमें मौखिक, मतलब इसमें लिखित कुछ नहीं, मौखिक परंपराएं का प्रयोग करके जो आदिवासी लोग थे वे अपनी संस्कृति एवं परंपराओं को संजाने का काम करते थे। जो हम आदिवासी लोगों की संस्कृति के बारे में जानते हैं, तो वे लोग लिखित कोई भी साहित्य का इस्तेमाल, लिखित पुस्तकों का इस्तेमाल नहीं करते थे। वे लोग मेनली मौखिक परंपराओं को ही ज्यादा ये देते थे। अगला देखते हैं जो हमारा यात्रा वृत्तांत है, विदेशी का विवरण है कि कौन कौन से विदेशी भारत में आए थे और वे भारत के बारे में, भारत के ऊपर क्या क्या लिखा था, उनके जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है, इसके बारे में देखते हैं। तो मेनली पहले हम लोग देखते हैं कि भारत के में जो सबसे पहले जो आने वाले विदेशी थे वे यूनानी लेखक थे। यूनान के लोग सबसे पहले आए थे। जो यूनानी इतिहासकार थे वे सबसे पहले भारत आए थे। उसके बाद चीनी आए थे, चीनी लेखक आए, फिर अरबी आए, फिर अरबी लेखक आए। उसके बाद हम लोग, ये चार मेनली आए थे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यूनानी की बात करते हैं। तो यूनानी में जो सबसे पहले आने वाले थे वो हेरोडोटस थे, जिनको इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं थी वे हिस्टोरिका कहलाई, जिसमें भारत और ईरान या फारस का संबंध बताया गया है। इन दो देशों के बीच क्या संबंध है उसके ऊपर इसमें लिखा गया है। जो दूसरा इतिहासकार थे वो टॉलमी थे, जिन्होंने ज्योग्राफी नामक रचना की, ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की। उसमें भूगोल संबंधी जानकारी मिलती है कि यहाँ किस तरह के क्लाइमेट पाया जाता था, इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। अगला जो है वो पिलनी का है। पिलनी का आता है जो नेचुरल हिस्टोरिकल लिखा है। उसमें भारतीय पशु, पौधों और खनिजों की जानकारी दी गई है। यहाँ के जो भी खनिज संसाधन थे, जो पेड़ पौधे थे, जो पशु पक्षी थे, उनके बारे में उन्होंने जो भी देखा, जो भी समझा, उसके ऊपर उन्होंने एक पुस्तकें लिखी जिसका नाम नेचुरल हिस्टोरिका है। अगला जो आए थे वो है मेगास्थनी, जो कि मौर्य काल में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। और वे उस काल के जो समाज और संस्कृति थी उसके ऊपर लिखा था। तो वे मेनली जो थे वो गंगा सोन नदी के क्षेत्र में, पाटलिपुत्रा के क्षेत्र में रहे थे। तो ये इसलिए जो उस काल के जो चीजें थी, जो वहाँ के क्लाइमेट थी, जो वहाँ के उपजाऊपन थी, वो सब चीजों के बारे में लिखा कि यहाँ वर्ष भर बारिश होती है। इस तरह से उन्होंने जो उस काल की चीजों को देखा उसके बारे में लिखा। तो इनकी जो पुस्तक है वो इंडिका है। इंडिका में इन सब चीजों के बारे में लिखा गया है। अगला जो विदेशी लेखक आए वे चीनी लेखक थे, जिसमें पहला फाहियान था। उनका यात्रा वृत्तांत नामक रचना है, जिसमें भारत के वृत्तांत का वर्णन मिलता है। अगला है ह्वेन सांग आए थे, जिसको प्रिंस ऑफ पिलगिस कहा जाता है, जिसने सी युग की नामक रचना की थी। अगला आता है अरबी लेखक, जो जिसमें पहला अल बर्नी आए थे, जिसने तारीखे हिंद या अल मसूदी नामक पुस्तकें लिखी थी। इसमें किसके बारे में लिखा गया, क्योंकि ये जो आए थे अरबी लेखक वे मध्यकालीन भारत में आए थे। मध्यकालीन भारत में आए थे और उन्होंने उस टाइम में जो शासक वर्ग थे वो राजपूतकालीन समाज चल रहा था, तो वो राजपूतकालीन समाज और सुनहरा घास के मैदान, इसके बारे में लिखा है। अगला जो है अरबी अरबी लेखक वे है फिरदौसी, जिसका जो पुस्तक है वो शाहनामा के नाम से जाना जाता है, फिरदौसी का।
जिसमें सम्राट के इतिहास के बारे में कहा गया है, सम्राट के इतिहास की जानकारी दी गई है। ये मेनली आप जो हमारा है, ये अरबी, ये फारसी इतिहासकार थे। फारसी लेखक थे, जिसमें पहला फिरदौसी है, जिनकी रचना का नाम है शाहनामा, और सम्राट के इतिहास के बारे में, उस टाइम के जो सम्राट थे उनके इतिहास के बारे में लिखा है। अगला आ जाता है मिन्हाज ए सिराज, जो तबाह के नासिदी के नाम से जाना जाता है। वो तात्कालीन राजनीतिक इतिहास के बारे में लिखा है। मिन्हाज ए सिराज जो है वो अकबर के मुगल काल में आए थे, और उन्होंने उस काल के बारे में लिखा है। जियाउद्दीन बर्नी, जो कि जिनका रचना है तारीखे फिरोज शाही, राजनीतिक सिद्धांत और बलवंत फिरोज शाह के बारे में इन्होंने लिखा है। तो ये जो जितने भी लेखक आए थे, जितने भी इतिहासकार आए थे, उन्होंने जिस काल में आए, जिस शासक के काल में आए, उनकी सारी घटनाओं को उन्होंने अपने हिसाब से जो भी लिखा है, वो सब हमारी जानकारी के स्रोत है, उस काल की जानकारी के स्रोत के रूप में माना जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि काल का विभाजन, इतिहास का विभाजन किस तरह से किया गया है। तो इतिहास के काल का विभाजन दो प्रकार से किया गया है। एक तो स्रोत के आधार पर इतिहास को बांटा गया है, दूसरा काल या समय के आधार पर विभाजित किया गया है। तो स्रोत के आधार पर देखिए तो इतिहास का विभाजन तीन तरह से किया गया है। अगर स्रोत के आधार पर किया जाए तो पहला जो आता है हमारा प्रागैतिहासिक काल। इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल जो है वो प्रागैतिहासिक काल में आता है। इस काल में मेनली देखा जाता था कि जो भी हमें साक्ष्य मिलते थे वो लिखित रूप से नहीं मिले हैं। इसमें हमें पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ही हम उस काल का विभाजन किया गया है। पुरातात्विक स्रोत के आधार पर इस काल की जानकारी मिलती है। इसमें मेनली आपको पाषाण काल देखने को मिलता है। इस काल में जो भी कोई लिखित साक्ष्य नहीं थे, लिखित साक्ष्य के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, क्योंकि जो भी थे वो खुदाई के तहत पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, उसके आधार पर उस काल को जाना जाता है। इस काल में कौन से काल आते हैं? मेनली पाषाण, स्टोन एज आता है। अगला आ जाता है आधे ऐतिहासिक काल। इस काल की विशेषता ये थी कि जो भी लिखित साक्ष्य मिले हैं, उपलब्ध थे, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया था, उसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया था। इस तरह के जो हमारा काल था, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी काल की सभ्यता है जिस काल में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध थे, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस काल में भी जो जानकारी के मेन स्रोत थे वो क्या थे? पुरातात्विक स्रोत ही थे, क्योंकि साक्ष्य तो था, लिखित साक्ष्य थे, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया था। अगला जो आता है वो ऐतिहासिक काल आता है। ऐतिहासिक काल जो अभी हमारा काल चल रहा है, जिसमें साहित्यिक स्रोत उपलब्ध थे, लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध थे, और उसे पढ़ा भी गया है। मीन्स इस काल में हमारे पास साहित्यिक स्रोत उपलब्ध थे, साहित्यिक स्रोत हमारे पास उपलब्ध थे। जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं मेन आपका वैदिक काल। वैदिक काल के बाद जितने भी काल आए, उस सब काल के बारे में हमारे पास साहित्य स्रोत उपलब्ध है। वैदिक काल हो गया, मौर्य काल आदि, इतने, या गुप्ता पीरियड, ये सब काल के बारे में हमारे पास लिखित स्रोत उपलब्ध है, जिसको पढ़ा भी गया है। अब हम दूसरा देखते हैं इतिहास काल के आधार पर इतिहास का विभाजन किस तरह से किया गया है। तो पहला जो किया गया था वो प्राचीन काल, फिर मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल पाषाण काल से हर्षवर्धन तक के काल को कहा गया है। स्टोन एज से हर्षवर्धन तक के काल को प्राचीन काल कहा गया है। इसको
हिंदू काल भी कहा जाता था, क्योंकि इस टाइम में माना जाता था कि हिंदू धर्म और हिंदू शासक ज्यादा थे इस काल में। मध्यकाल जो था वो हमारा राजपूत काल से लेके मुगल काल तक को मध्यकाल कहा गया है। अगला जो आता है वो है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल को विज्ञान का काल भी कहा गया है। तो ये जो काल का विभाजन है हमारा, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये एक जो शासक थे, ये एक अंग्रेज इतिहासकार थे जेम्स मिल। इन्होंने ये तीन आधार पे इतिहास का विभाजन किया है। उनका मानना था कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत जो है मेनली हिंदू और मुस्लिम शासकों के आधार पर बटा हुआ था। लेकिन ये जो तर्क है वो बहुत हद तक गलत है, क्योंकि जो प्राचीन काल है उस काल में भी दूसरे सिर्फ हिंदू धर्म का ही विकास नहीं हो रहा था, हिंदू शासक ही नहीं थे। उस काल में बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ था, जैन धर्म भी देखने को मिलता है। सेम उसी तरह से हम अगर मध्यकाल की बात करें, जिसको वे लोग कहते थे मुस्लिम काल, मुस्लिम काल मानते थे, इसमें भी हम लोग देखते हैं मुस्लिम काल, जिसमें हम लोग देखते हैं कि मध्यकाल में भी हिंदू का वर्चस्व था, क्योंकि उस काल में राजपूत भी थे जो कि हिंदू माना जाता था, उनका भी वर्चस्व था। मराठा का हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, ये सब मध्यकाल के अंतर्गत ही आता है। अगला जो हम देखते हैं आधुनिक काल, उस काल को जो अंग्रेज आए थे जेम्स मिल, वे उनका मानना है कि ये विज्ञान का काल था। अंग्रेज के आने के बाद ही ये हिंदू मुस्लिम से उठ के जो समानता लोकतंत्र की बात सामने आती है, वे इस काल को मानते हैं। और आधुनिक काल की जो देखा जाए तो आधुनिक काल में औरंगजेब की मृत्यु से भारत की स्वतंत्रता तक के काल को माना जाता है। में 1707 जो औरंगजेब का काल है, उससे लेके स्वतंत्रता तक के काल को माना गया है। तिथि लिखने की जो पद्धति थी वो किस तरह से थी? अंग्रेजी में जो बीसी लिखा जाता था, हिंदी में इसे ईसा पूर्व कहा गया। तात्पर्य था बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता था, मीन्स ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को कहा जाता था। अंग्रेजी में एडी को ईस्वी कहा जाता था, और इसका तात्पर्य था एनो डोमिनी, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आज के डेट में हम लोग क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है कि आज के डेट में एडी को क्या कहा जाता है, एडी के जगह पे कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, तो सीई यूज किया जाता है। सीई का अर्थ होता है कॉमन एरा, और बीसी का अर्थ होता है बीसीई लिखा जाता है, जिसका अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। अंग्रेजी इतिहासकार भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा है, एक हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि जो शासक का धर्म है, धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है। वे धर्म के आधार पर इसका विभाजन किया है, और अर्थव्यवस्था या समाज या संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। ये अंग्रेजी इतिहासकारों के आधार पर हमारे इतिहास का विभाजन था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो हमारा है टॉपिक, वो आपका कंप्लीट होता है। इसमें हम लोग मेनली स्रोत के बारे में पढ़े हैं कि इतिहास के जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो ये मेनली 3 पार्ट है आपका। मेन पुरातात्विक स्रोत से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और फिर साहित्यिक स्रोत से आते हैं। इसमें नाम पूछ लिया जाता है, जो यात्रा वृत्तांत है कि किस यात्री, कौन से यात्री कौन सा पुस्तक लिखे हैं, उस पुस्तक में किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो ये सब
पूछे जाते हैं। फिर आपका यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आता था, आ जाता है कि ईस्वी सन लिखने, तिथि लिखने के पद्धति के बारे में भी आ जाता है। तो इस तरह से ये जो हमारा पहला चैप्टर था हिस्ट्री का वो कंप्लीट होता है। इसके ऊपर हम लोग फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग पहले हम लोग हिस्ट्री के सारे चैप्टर को एक एक करके पढ़ेंगे। ये हमारा एनसीईआरटी बुक का ही बनाया हुआ नोट्स है। तो आप लोगों ने ये सारे चैप्टर्स टॉपिक को समझ लिए होंगे। तो अब हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।